Hello everyone. So sharing the doubts on the puzzles that were given to you was not very difficult. पहला क्वेश्चन तो बेटे काफ़ी हद तक स्ट्रेट था, छोटा सा बस एक पॉइंट था जिसमें स्कोर्स को लेके प्रॉब्लम हो सकती थी. एक चीज़ बेटे बस क्लियरली नोटिस कर लेना, जो हमें रैंकिंग या अरेंजमेंट दिया हुआ है उसमें कह रहे हैं जो रन्स की बात हो रही है दैट वाज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. दैट मीन्स द रन्स वर अरेंज्ड फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. Whereas when they arrange the wickets, they arrange in the descending order. That means from highest to lowest. अब काफ़ी हद तक बेटे चीज़ें क्लियर थी. It says in terms of run, O was fourth and N was first. So बेटे this position has to be occupied by N, whereas O has to be on the fourth position. When they were arranging wickets, K replaces O. K replaces O, so K has to be at this position. Whereas O replaces L, मतलब जहां ऊपर L था वहां नीचे O होगा. अभी कहीं भी हो सकता है. M's position remained unchanged. So बेटे M ऊपर और नीचे सेम पोजीशन पे आना चाहिए. L is having first rank in one and fifth in another. So बहुत क्लियर हो गया बेटे, L यहाँ पे तो फर्स्ट आ नहीं सकता, तो यहाँ पे फर्स्ट होगा और यहाँ पे फिफ्थ होगा. ऊपर जहां L है वहां नीचे O है. And it also says K has scored more runs than M, so K has to be more than M. K बच्चे इधर होना चाहिए. It has to score more than M. तो ऊपर अगर M था तो यहाँ भी M होगा और जो बच गया that has to be N. So that was pretty straight, कुछ मुश्किल नहीं था और भी कुछ खास नहीं था, सिंपल दिया हुआ था. अ टोटल ऑफ 160 रन्स वर स्कोर्ड बाय दीज 5 प्लेयर्स एंड एवरीबडी हैज टू स्कोर इन अ मल्टीपल ऑफ 10. अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो बेटे, लॉजिकली समझो. मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स आपका जो स्कोर है वो 10, 20, 30, 40 हो सकता है. ऐसा कभी भी कुछ आ जाए जब कुछ ऐसा दिया हो, एक तो बात है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब किसी का इक्वल नहीं है. उसने कहा है मोर है लेस है, दैट मीन्स नोबडी हैज स्कोर्ड इक्वल. तो ऐसे केस में सबसे पहले मिनिमम पॉसिबल ऑप्शंस निकाल लिया करो. अगर 5 लोग अलग अलग स्कोर कर रहे हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 10, तो मैं कहूंगा जो मिनिमम पॉसिबल रन्स टोटल हैं वो 150 हैं. तो अगर सबने अलग अलग स्कोर करना होता मल्टीपल्स ऑफ 10 में, तो कम से कम भी वो मिलाकर 150 स्कोर करते. किया कितना है 160, कहीं 10 एक्स्ट्रा आना है. लॉजिकली देखो बेटे, अगर इसमें 10 एक्स्ट्रा डाल दूं तो 20 की इक्वल हो जाएगा, इसमें 10 एक्स्ट्रा डाल दूं तो 30 की इक्वल हो जाएगा. सो दैट मीन्स मैं पहले चारों में से किसी में भी 10 ऐड नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी के इक्वल हो जाएगा. सो दी ओनली पॉसिबिलिटी इज ये 50 की जगह क्या होना चाहिए 60. सो इस पॉइंट को ध्यान से समझो. बस इस क्वेश्चन में यही समझने वाला पॉइंट था. जो हाईएस्ट स्कोरर है मस्ट हैव स्कोर्ड 60 रन्स. बाकियों के जो रन्स हैं वो 40, 30, 20 और 10 रिस्पेक्टिवली थे. आई होप ये पॉइंट समझ आ गया. एंड ऑलमोस्ट द सेम लॉजिक वुड गो फॉर विकेट्स ऑल्सो. अगर वो कह रहे हैं कि विकेट्स जो हैं वो टोटल 10 विकेट्स हैं और उसमें एक चीज क्लियर कही नहीं हुई है कि सबने कम से कम एक विकेट तो लेनी है. मल्टीपल ऑफ 10, 0 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, तो उसमें 10 से कम नहीं हो सकता था. यहाँ ऐसा कुछ कहा नहीं गया. अब अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 ले लूँ तो वो 15 बन जाता है. दैट मीन्स दी ओनली पॉसिबिलिटी इज 0, 1, 2, 3 एंड 4. दैट विल गिव यू अ टोटल ऑफ 10. सो द ओनली पॉसिबल केस इज जो हाईएस्ट स्कोरर है, विकेट टेकर है, उसने 4 विकेट्स ली होंगी. इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0. Easy job. Now who has scored the highest? We are very clear the highest scorer has to be L. Who has the lowest number of wickets? The lowest number of wickets has to be O. Difference between the runs scored by L and M, we can understand the difference has to be 40. And total number of wickets taken by N and O, so मिलाकर इनकी जो wickets हैं has to be 2. So very easy job. ठीक है. I hope first set बिल्कुल straight था. Second set भी आप लोगों ने किया. I am explaining that again.
अच्छा बच्चे, गोइंग बाय द इंफॉर्मेशन इन द सेकंड सेट, आई होप अब तक आपको इतना क्लियर हो चुका है कि किस सेट को ड्रॉ कैसे करना है. तो इट वाज मोर ऑफ अ स्क्वायर टेबल. इंपॉर्टेंट क्या था बेटे, वो कह रहे हैं जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं 4 लोग और 4 लोग सेंटर में बैठे हैं. द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर्स फेसेस द सेंटर व्हाइल दोज हु सिट इन द मिडल ऑफ द फेसेस आउटसाइड. तो इन लोगों ने बेटे बाहर की तरफ देखना है और इन लोगों ने अंदर की तरफ देखना है. आई होप ये सबको याद है. जो लोग अंदर की तरफ देखते हैं उनका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा. राइट हैज टू गो इन दिस डायरेक्शन. वेयरएज जो लोग बाहर की तरफ देखते हैं उनका राइट इधर होता है और लेफ्ट हैज टू गो इन दिस डायरेक्शन. कंफर्टेबल? मैंने एक सेकंड टेबल ड्रॉ किया हुआ है बेटे बिकॉज शायद उसका रेफरेंस है. मैं आगे चल के वो समझ आ जाएगा, केसेस बन रहे हैं. बट फिलहाल मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं. मुझे उसने क्या कहा हुआ था क्वेश्चन में, मेरे पास 8 लोग हैं एंड दे आर सिटिंग एंड दे आर हैविंग डिफरेंट कलर. ठीक है, ईच ऑफ देम लाइक्स अ डिफरेंट कलर. अब बच्चे आइडेंटिफाई करना होता है स्टार्ट कहां से करें. पहली स्टेटमेंट कहती है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स ब्लैक कलर. स्टार्ट नहीं कर सकता बिकॉज कौन सी पोजीशन पे उसका राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा. लेकिन सेकंड में क्लियर दिया हुआ था द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर फेसेस आउटसाइड. What does that means? मैं इनमें से किसी भी एक को ब्लैक ले लूँ वो नॉट मेक अ डिफरेंस. सो बच्चे बात को स्टार्ट करने के लिए मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो है हैज अ ब्लैक कलर. ठीक है, इफ दिस इज ब्लैक इसका लेफ्ट इस तरफ होगा. सो इसका जो लेफ्ट पे है 3 प्लेसेस लेफ्ट पे कौन होना चाहिए, हैज टू हैव सी. कंफर्टेबल? इससे स्टार्ट इसलिए किया बिकॉज बेटे देखो अगली स्टेटमेंट में फिर एच है सी और रिलेटेड और फिर एच से रेड को लिंक किया हुआ है और आगे चल के फिर से जी एच और सी को लिंक किया हुआ था. ऐसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं जिसके आगे लिंक मिल रहे हैं. बट एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या आता है, व्हेन इट इज ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड एच, मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गई. 2 बिटवीन देम, एच बेटे इधर भी आ सकता है और एच इस पोजिशन पे भी आ सकता है. दैट इज वाई बेटे मुझे 2 टेबल्स की जरूरत है. मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली थी. क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं होता बट इफ यू आर इन अ नीड ऑब्वियसली यू हैव टू गो एंड ड्रॉ दी 2 टेबल्स. तो अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो हमें उसको ही सॉल्व वैसे ही करना है. अब हमने क्या किया था बच्चा, स्टार्ट करने के लिए पहले एच और सी को फिक्स किया था. सॉरी, पहले ब्लैक यहां ले लिया था एंड दिस वाज माय सी. इस केस में ये एच हो जाएगा. कंफर्टेबल है बेटा? ठीक है, अब ये 2 अलग अलग केसेस हैं. मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा एंड विल ट्राई टू जस्टिफाई दोनों वैलिड हैं कि कोई एक पर्टिकुलरली वैलिड है. फिर वो कह रहे हैं बेटे द वन हु लाइक्स रेड कलर सिट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ एच. एच का अगर ये है तो इसका इमीडिएट राइट ये होगा. दैट मीन्स दिस हैज टू बी द वन हु हैज रेड कलर. अगर एच ये है तो उसका जो राइट होगा वो ये होगा. दैट मीन्स इस केस में द रेड हैज टू बी ऑन दिस प्लेस. परफेक्ट है. ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा अलग नहीं था. द वन हु लाइक वॉयलेट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी वेयर जी इज नाइदर इन इमीडिएट नेबर ऑफ एच नॉर सी. जी की पोजीशन, जी बेटे यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता. इन दोनों में से एक जी होगा और जी जहां भी होगा वो कह रहे हैं उसके सेकंड टू द राइट वॉयलेट होना चाहिए. अगर जी ये होता है तो इसका सेकंड टू दी राइट रेड है, वो पॉसिबल नहीं है. इसका राइट इधर आना है. दैट मीन्स बेटे ये जी है, आउटसाइड फेस कर रहा है तो राइट इधर होगा. सो दिस वॉयलेट एज अ कलर हैज टू बी ऑन दिस पोजीशन. कंफर्टेबल? इसमें भी जी यहां पे नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक होगा. क्योंकि इन दोनों में से एक होगा तो अगर जी यहां पे है तो बेटे वॉयलेट मेरे पास सेकंड टू दी राइट होना चाहिए. आउटसाइड है, ये भी हो सकता है. दैट मीन्स अगर जी यहाँ पे है तो वॉयलेट यहाँ भी हो सकता है. परफेक्ट है. इसमें फर्दर 2 केसेस बन रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटे मुझे एक थर्ड केस बनाना पड़ेगा. वो क्या कह रहे हैं, द वन हु लाइक्स वॉयलेट हैज टू बी राइट ऑफ जी. और आगे उसने दिया हुआ था ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड हु लाइक्स वॉयलेट कलर. अब बच्चे इसमें केसेस बन रहे हैं. तो वन हु लाइक वॉयलेट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी बनाने के लिए मुझे पता है बेटा जी इन दोनों में से एक है. अगर जी यहां ले लेता हूं तो सेकंड टू द राइट ऑफ वॉयलेट
सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ये बेटे मेरे पास वॉयलेट आ जाएगा. एंड देन अगेन आई हैव टू ड्रॉ थर्ड केस नाउ, becoming little complicated. ये क्वेश्चंस एट टाइम्स थोड़े से टफ हो जाते हैं. देखो अब मैं क्या कर रहा था, यहां पे मेरे पास सी था, यहां बेटे ब्लैक था, यहां मेरे पास रेड था, दिस वॉज एच. ठीक है, अब जी एच और सी के साथ नहीं था. द वन हू लाइक वॉयलेट सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जी. सो अगर बेटा यहां पे जी ले लेता हूं तो इसका सेकेंड टू द राइट ये वॉयलेट हो जाएगा. दैट मीन्स अभी के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज बन गई. आई होप ये क्लियर है सबको. ठीक है, आगे मूव कर रहा हूं. जी इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच नॉट सी, वो हमने ले लिया. उसके बाद दिया हुआ था जी डज नॉट लाइक्स ब्लैक कलर. जी के ओहो सो सॉरी, ये केस यहीं पे रिजेक्ट हो रहा था. आई शुड हैव नॉट टेकन दिस. ठीक है, सो इसको यहीं पे रिजेक्ट कर देना चाहिए था मुझे. यहां पे जी लेके, वेरी सॉरी, यहां पे जी लेके इसको वॉयलेट ले लेना चाहिए था, because it was clearly specified that G does not likes violet. So would have saved my time. My mistake at this stage. ठीक है, आगे मूव कर रहा था. Only one person sits between A and violet. अब A और violet के बीच में एक होना चाहिए. ये तो A हो नहीं सकता, ये A होगा. इस केस में बेटे ये A नहीं हो सकता, तो this has to be A. ये भी फिक्स हो गया. D sits on immediate left of one who likes orange. अब देखना बेटे ऑरेंज कहाँ होना चाहिए. ऑरेंज G नहीं हो सकता और D has to be immediate left of orange. अब ध्यान से देखो, अगर ये ऑरेंज है तो D इसका इमीडिएट लेफ्ट पॉसिबल नहीं है. ये ऑरेंज वैसे नहीं हो सकता. अगर ये ऑरेंज है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट D पॉसिबल है. अगर ये ऑरेंज है तो यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट D पॉसिबल है. डी ऑरेंज, जी ऑरेंज लाइक कर नहीं सकता. ये ऑरेंज नहीं हो सकता, ये ऑरेंज नहीं हो सकता, ये भी ऑरेंज नहीं हो सकता, बिकॉज इसका इमीडिएट लेफ्ट पॉसिबल नहीं है. सो द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज दिस इज ऑरेंज एंड दिस हैज टू बी डी. यहां पे अब देखते हैं. देखो ऑरेंज यहां नहीं हो सकता, ऑरेंज यहां होता है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट पॉसिबल नहीं है. अगर ये ऑरेंज है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट पॉसिबल है. ये ऑरेंज है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट डी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, यहाँ ऑरेंज है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा. ये भी ऑरेंज पॉसिबल नहीं है. सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज एच इज ऑरेंज एंड दिस हैज टू बी डी. कंफर्टेबल. अब वो कह रहे ई लाइक्स व्हाइट कलर एंड ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए. ई व्हाइट कलर लाइक कर रहा है. इस केस में बेटे देखो सिर्फ जो पोजीशन है वो ये बचती है, लेकिन E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A. दैट मीन्स ये केस रिजेक्ट हो गया. E वाइट और कहीं नहीं आ सकता और यहाँ पे ही आएगा, लेकिन E A का नेबर नहीं है. इस केस में E A का नेबर नहीं है. दिस हैज टू बी E, सो दिस हैज टू बी वाइट. कंफर्टेबल है. द वन हू लाइक्स ब्लू कलर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, सो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी ब्लू. The one who likes yellow color is an immediate neighbor of F. अब बेटे ध्यान से देखो, जो येलो है वो F का नेबर है. इसका मतलब F यहाँ नहीं हो सकता बिकॉज दिस कैन नॉट बी येलो. सो दिस हैज टू बी F एंड दिस हैज टू बी येलो. अब मैं ऊपर से चेक कर लूंगा कि मेरे पास बचा कौन. अभी तक बेटे मैंने B को एलोकेट नहीं किया है, सो दिस हैज टू बी B एंड द कलर लेफ्ट इज आई थिंक पिंक. सो दिस बिकम्स माय वैलिड केस. Can easily answer the questions that follow. I hope आपके पास worksheets है. The position of one who likes orange with respect to G. तो G के रिस्पेक्ट में ऑरेंज क्या है बेटे. अब ये क्योंकि इनसाइड देख रहा है तो इस तरफ लेफ्ट होगा. सो 3 places to the left. Who among the following represents the immediate neighbor of one who likes violet? Violet की immediate neighbor has to be definitely B and E.
The one who sits between H and B has to be A. And which of the following is true regarding B? B is an immediate neighbor of the one likes red color. Yes, A option valid है, एक ज़्यादा हो नहीं सकती, तो डेफिनेटली बाकी गलत है. आई होप क्लियर है. ट्रेडिशनल सेट था, वॉज मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग किसका लेफ्ट किधर और किसका राइट किधर है. कंफर्टेबल. मूविंग टू दी थर्ड सेट. हल्का सा डिफिकल्ट था, एक बार दोबारा से ट्राई किया है. होप ओके बच्चे. लुकिंग टू दी थर्ड सेट, क्वेश्चन नंबर 9 to 12. आई होप अगेन फॉर्मेट्स को थोड़ा समझ पाते हो कि इंफॉर्मेशन कैसी थी. इट वॉज मोर ऑफ अ टैबुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, एलोकेटिंग द नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम IMA इन मार्केटिंग, टोटल कितने हैं, फाइनेंस में कितने हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो टैबुलर फॉर्मेट में ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना थोड़ा ईजी होता है. क्रॉसेस 6 नहीं लगाऊंगा बिकॉज इट इज अबाउट नंबर ऑफ सिलेक्शंस, विल हैव टू फिल कहाँ एक सिलेक्शन है कहाँ दो है. एक चीज़ क्लियर थी बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल पहले उसने कहा हुआ है सबसे पहले एवरी IIMs हैड सेंड एग्जैक्टली 3. दैट मीन्स ईच ऑफ द IIMs वुड बी सेंडिंग 1 2 3 4 12. देयर वर 5 IIMs, so total number of applications sent has to be 60. कंफर्टेबल है. वो कह रहा था उसमें से 2 less than half the total of applications were selected finally. 60 का हाफ 30 है. 30 में से बेटे 2 कम कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो हैं वो मुझे क्लियर है कितनी होनी चाहिए, 28. दैट मीन्स इसका टोटल जो है वो 28 होगा, प्लस सारी स्पेशलाइजेशंस को मिला के भी 28 होगा. तो इन सारे रोज का सम और इन सारे कॉलम्स का जो सम है वो 28 होना चाहिए. कंफर्टेबल है. अब बेटे मुझे देखना था किस में से फाइनली कितनी सिलेक्शंस हुई, बिकॉज फर्दर इट वाज नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम ईच IIMs. वो कहते देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड फ्रॉम IMC इन HR. IMC में HR की कितनी सिलेक्शंस हैं, 0 सिलेक्शंस हैं. Otherwise, there is at least one representative selected in each of the specializations from each of the IIMs. What does this means? बाकी किसी भी जगह पे 0 नहीं आ सकता. So एक चीज़ क्लियर है, अगर मैं ध्यान से देख के चलूँ तो इसमें हर रो जो सेल है उसका मिनिमम 1 होना चाहिए और किसी भी सेल का जो मैक्सिमम है वो 3 हो सकता है, क्योंकि 3 से ज़्यादा एप्लीकेशंस ही नहीं है. तो इन सारे सेल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इन सारे सेल्स का जो मिनिमम है वो 1 होना चाहिए. सिर्फ इसका 0 है, बाकी सबका मैक्सिमम 3 हो सकता है. The total number of representatives of HR is half the number of representatives in each of the other specialization. Logically बेटे HR अगर सबका हाफ है, that means अगर HR के पास टोटल X है तो बाकी सबके पास मिलाकर टोटल 2X है. HR सभी का हाफ है, तो इन सबको अगर x ले लो तो वो हाफ X है, मैंने उसको X ले लिया तो बाकी सारे डबल होंगे उसका. अब इन सबका जो टोटल है दैट मीन्स ये जो 7x है ये 28 के इक्वल है. कंफर्टेबल बच्चे. अगर 7x 28 के इक्वल है दैट मीन्स x मेरा 4 है, तो HR के टोटल 4 होने चाहिए और बाकी सबके जो टोटल हैं वो 8 होनी चाहिए. ठीक है. अगर थोड़ी सी रीजनिंग कर सकते हो तो स्टेज पे एक चीज़ क्लियर हो रही है, क्योंकि ये 4 है, यहाँ तो 0 है, कहीं भी और 0 आ नहीं सकता. 4 ही सेल्स बचे हुए हैं, तो ईच ऑफ दीज सेल्स मस्ट कंट्रीब्यूट एग्जैक्टली 1. इनका नहीं बता सकता बिकॉज 5 सेल्स में 8 हैं, कहीं हो सकता है 1 1 2 हो, कहीं 3 हो, क्लियर नहीं है. बट इसका क्लियर हो गया आई होप सबको. गुड. देयर वर 2 स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम IIML. IIM लखनऊ, IIML से मार्केटिंग के 2 लोग हैं. एंड 2 इन सिस्टम्स फ्रॉम IIMA. तो IIMA के सिस्टम्स के देयर आर 2. जो मिलता जाएगा वो लिखते जाएंगे. इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम IIMC एंड IIMK. टोटल IIMC और IIMK का इक्वल है. तो अगर बेटे मैं ध्यान से देखूं IIMC और IIMK का, अगर मैं दोनों का A ले लूं, इक्वल है. एंड ईच ऑफ दैट वाज हाफ ऑफ टोटल सिलेक्शंस फ्रॉम IIMB. तो IIMB का बेटे टोटल कितना है, 2 है. बाकी अभी ये दोनों मिसिंग है. The number of selections from IIML is 2 more than the selections from IIMA.
बेटे IML की जो सिलेक्शंस हैं वो इससे 2 ज़्यादा हैं। मैंने ऑलरेडी ए यूज़ कर लिया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, वो सेम था कि डिफरेंट था, इसलिए अगर ये बी है तो ये B+2 है। अब सिंपल सी बात को समझना है। समझने वाली बात क्या है कि इन सबका टोटल भी 28 होना चाहिए। तो मेरे पास जब ऐड करूंगा तो बेटे ये 4A आ जाएगा और ये 2B+2 आ जाएगा। ये ध्यान से देखो तो 28 है। दैट मीन्स 2A प्लस B जो है, पहले 26 हो गया, 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। कंफर्टेबल? अब छोटी सी बात समझनी है। मेरे को पता है बेटा किसी की भी वैल्यू 4 से कम नहीं हो सकती, बिकॉज सब में कम से कम 1 तो आना ही है। तो अगर यहाँ पे A 4 डाल दूँ तो B 5 हो जाएगा। पॉसिबल है, ये 3 था, 1 1 से 5 बन सकता है। लेकिन अगर मैं A को 5 डाल दूँ, आई होप ये क्लियर है, मैं 3 नहीं डाल सकता, मिनिमम 1 1 1 1 करके मिनिमम 4 आना था। अगर A को 5 डाल दूँ तो ये B जो है बेटे 3 रह जाएगा, लेकिन B की वैल्यू 3 पॉसिबल ही नहीं है, दोनों 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स ये केस इनवैलिड हो गया, दिस बिकम्स द वैलिड केस। तो इस क्वेश्चन बस एक छोटा सा यही ट्विस्ट था, बाकी इजी था, हमें ये वैल्यू डिटरमाइन करनी थी। सो वी अंडरस्टैंड्स B हैज टू बी 5। यहाँ पे टोटल 5 सिलेक्शंस है। A हैज टू बी 4, तो यहाँ टोटल 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ B+2 7 है और यहाँ A जो है वो 4 है। कंफर्टेबल? अब आराम से टेबल फिल हो रहा है। देखो ध्यान से बेटे, ये 2 + 1 3 है, 2 बचा, हैज टू गो एज 1 and 1, 8 है। 3 जगह पे 7 आना है, अभी श्योर नहीं है। 4 है, 3 जगह पे 4 आने, कहीं 2 भी आएगा। ये 7 है, ये बेटे 2 + 1 कितना हो गया 3। अभी मेरे पास कितना बचा हुआ है 4, वो भी श्योर नहीं दिख रहे, लेकिन ये जो 4 है इट हैज टू गो एज 1 1 1 and 1। अभी इतना समझ आ गया बच्चे सबको? लास्ट में दिया हुआ है ओनली 1 स्टूडेंट वॉज सिलेक्टेड इन फाइनेंस फ्रॉम बोथ IMA and IMB। ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ से भी 1 नहीं होगा। अब ये समझो ध्यान से, थोड़ा सा एलोकेशन देखते समय मुझे पता है एक तो यहाँ 1 और 1 कितना आ गया 2, बचा कितना है 6। कहीं भी बेटे 3 से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो अगर 6 बचा है तो अगर एक 2 ले लूँ तो दूसरा 4 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स बोथ ऑफ देम हैज टू बी 3 and 3। कंफर्टेबल? ये 1 था, 6 बचा हुआ था, 6 में 2 4 पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैक्सिमम 3 सिलेक्शन थी, सो 3 3 ही आएगा। 1 3 2 1 4 6 7, so this has to be 1। कंफर्टेबल? अब बेटे मेरे पास देखो यहाँ पे कितना है 2 + 3 5, 5 + 1 6, बचा कितना 2। 2 जो है बेटे 1 1 ही आ सकता है और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, 1 से कम तो आ ही नहीं सकता। तो ये 4 था, 1 1 ऑलरेडी मिल गया है 2, सो यहाँ पे बचा कितना 2 2 4 5, so this has to be 3। you can cross check, this is 5 and 6 7, so was not very tough। हो जाएगा, ठीक है, आंसर्स कर सकता हूँ। which of the following is definitely true? 2 students of IMB in systems, no this is not true। 1 of IMA in marketing, yes this is true। 2 from IML in finance, obviously not true। 1 from IMA in systems, not true, already दिया हुआ था। Number of students selected in finance from IML, so IML के finance में has to have exactly 3। Difference between the number of students selected from IML and IMB in systems, IML and IMB in systems the difference has to be 2। Which of the following has highest number of selections? So out of the options बेटे IML in systems, following है तो options देख रहा हूँ, IML in systems 1 है, IMC in finance 2 है, IMB in marketing 3 है, IMA in systems 2 है। So obviously the highest has to be IMB in marketing। Easy, ठीक है? Again, you can always keep posting your doubts, would be more than happy to answer all of them। Thank you so much for the day।